जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। ठीक, तो पिछले वीडियो में आपका जो 54 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए थे। उसी के आगे आज हम फिर से शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका 55 क्वेश्चन कौन सा है। अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है। मतलब जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं उसमें भोजन संचित रहता है। जिसे में आपका विकल्प दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका विकल्प पहला दिया गया है भ्रूणपोष में, दूसरा है बीज पत्रों में, तीसरा है बीज कवच में, चौथा है निभाग अर्थात चलाजा में। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं। अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं? देखिए, 2 प्रकार के बीज होते हैं। पहले होते हैं भ्रूणपोषी भ्रूणपोषी बीज और दूसरे होते हैं अभ्रूणपोषी बीज। दूसरे कौन से होते हैं? अभ्रूणपोषी बीज। ठीक, तो पहले जानेंगे भ्रूणपोषी बीज और दूसरा जानेंगे अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए, पहले जानेंगे भ्रूणपोषी बीज। ऐसे बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको ज़मीन में बो दिया जाता है, जैसे ज़मीन में जब बो दिया गया बीज को, तो जब ये अंकुरित होते हैं तो अंकुरित होने से पहले अंकुरित होने जब ये अंकुरित हो जाते हैं तो बीजों के अंकुरण तक, जब ये अंकुरित हो जैसे पत्तियाँ-वत्तियाँ सब निकल आती हैं, तब तक भी इसमें जो होगा भ्रूणपोष उपस्थित रहेगा। जो भ्रूणपोष है वो आपका उपस्थित रहेगा। ऐसे बीजों को कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, अर्थात जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित रहे, तो उसको क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज। ठीक, जैसे जैसे इसका उदाहरण कौन-सा? जैसे गेहूँ। गेहूँ इसका उदाहरण है, मक्का इसका उदाहरण है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूँ और मक्का कैसे होते हैं? तो इसमें ऐसे ये बीज होते हैं जिसमें भ्रूणपोष अंकुरण होने तक पाया जाए। जैसे कभी आप मक्का का बीज बो दीजिए और जब वो अंकुरित हो जाए तब उस पेड़ को, जो छोटा पेड़ हो, उसको उखाड़ लीजिए। तो जब आप उखाड़ेंगे उस पेड़ को तो आप देखेंगे कि उसमें मक्का का दाना जो होगा वो लगा होगा। अर्थात अंकुरण, जब पौधा अंकुरित हो जाएगा उसके बाद भी ये अंश उसमें लगा रहेगा। तो इस प्रकार को कहेंगे भ्रूणपोषी। क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी कहेंगे। तो भ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो आप समझ गए होंगे भ्रूणपोषी। अब इसमें पूछ रहा है अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज, तो देखिए, अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं? देखिए, अभ्रूणपोषी का मतलब होता है जब हम किसी बीज को ज़मीन में बो दें और बोने के बाद जब पौधा में बीज पत्र निकल आएँ, तो ये जो होगा इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। मतलब तब क्या होगा? तब ये जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। ये जो पूरा होगा वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब अब भ्रूणपोष इसमें नहीं बचा। तो अभ्रूणपोषी मतलब जिसमें भ्रूणपोष ना बचे, जिसमें भ्रूणपोष खत्म हो जाए। ठीक, लेकिन इसके बीज पत्र क्या होते हैं? बहुत मोटे हो जाते हैं। इसके बीज पत्र कैसे हो जाते हैं? बहुत मोटे हो जाते हैं। और ये सब आपने देखा होगा। जैसे आपने कभी मटर बोई होगी, ठीक? या सेम या चना बोया होगा, तो चना में देखिए जब ये अंकुरित होता है, तो अंकुरित होने के बाद जो हमने चना बोया था, तो वो चना हमको नहीं मिलेगा। वो चना हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमें पेड़ होगा, पेड़ में 2 बीज पत्र, कभी आप नीम को उगते हुए देखे होंगे। तो उसमें जो बीज पत्र होते हैं बहुत मोटे-मोटे, तो 2 बीज पत्र ऐसे बन जाते हैं, ऐसे, ठीक, बहुत मोटे-मोटे। ठीक, तो इनको बोलते हैं बीज पत्र। तो बीज पत्र को इंग्लिश में कहते हैं कॉटलेडन्स। ठीक, तो बीज पत्र मतलब ऐसे बीज जिसमें भ्रूण हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, खा पी कर पचा डाला जाए। और भ्रूण जब समाप्त हो जाएगा, भ्रूणपोष जब समाप्त हो जाएगा, तो इसमें भोजन इकट्ठा कहाँ होगा? तो जो पौधे के जो मोटे-मोटे बीज पत्र होते हैं, तो इसमें जाकर ये भोजन इकट्ठा हो जाएगा और किसमें?
अभ्रूणपोषी, क्योंकि उसमें भ्रूण तो रहा ही नहीं, नीचे का हिस्सा तो रहा ही नहीं है भ्रूणपोष वाला। तो इसमें कहाँ संचित होता है, तो बीज पत्र में संचित होता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा आपका, जो आपका बा विकल्प है वो सही हो जाएगा बीज पत्रों में। तो जो ये मोटे मोटे बीज पत्र होते हैं तो इसमें जाकर ये संचित हो जाता है इसका भोजन अभ्रूणपोषी बीजों में। तो अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है बीज पत्रों में। ठीक, तो आपका बा विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ऊतक में वसा संचित रहती है। तो देखिए आलू, आलू स्टार्च होता है, जो मटर है, मटर का बीज, मटर के जो बीज पत्र हैं उसमें नहीं संचित होता है, उसमें वसा कहाँ होती है। ठीक, वसा का मतलब होता है जो तेल या फैट जो भी होता है। ठीक, नारियल का भ्रूणपोष इसमें होती है, गेहूं का भ्रूणपोष इसमें नहीं होती है। तो जो आपका विकल्प सही हो जाएगा वो आपका सा विकल्प सही हो जाएगा। जो नारियल का भ्रूणपोष होता है, नारियल का भ्रूणपोष बहुत ही पोषक तत्व वाला होता है। ठीक, नारियल का पानी वगैरह। ठीक, तो जो नारियल का भ्रूणपोष होता है उसमें वसा संचित रहती है। तो ये आपका विकल्प सा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 57 प्रश्न आपका क्या कह रहता है, 57 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 57 प्रश्न कौन सा है आपका, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके नर युग्मक कमा द्वितीयक केंद्रक, जो आपका कटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस तथा तथा भ्रूणपोष में यह संख्या क्रमशः होगी। तो देखिए सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको पहले से सब कुछ पता होगा कि किसका निर्माण काहे से होता है। जैसे आपका पता, अभी यहाँ क्वेश्चन दिया गया नरयुग्मक, द्वितीयक केंद्रक और भ्रूणपोष। तो सबसे पहले आप ये जानिए नरयुग्मक बना कैसे। तो मान लीजिए देखिए, जैसे ये परागकण होता है, ये परागकण होता है, परागकण में जो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होती है, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होती है, वो डिवाइड करके आगे चलकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक, और इसके अंदर बनता है एक जो है न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस जो होता है इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक, तो ये दो नर युग्मकों का निर्माण होता है किससे, जो तुम्हारा जो मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसके कारण से इन दोनों नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो देखिए जो ये होती है ये 2n होती है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये 2n होती है, लेकिन ये कर लेते हैं जब अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो नर युग्मक बनते हैं वो अगुणित बनते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डेप्लॉइड होती है, और जो नर युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, अर्थात अगुणित होते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका नर युग्मक वाली बात। ये आप बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों प्रक्रियाएं आपको बहुत अच्छी तरीके से आती होंगी। ठीक, तो देखिए ये तो हो गया नरयुग्मक की बात। हम मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों वीडियो बनाए हैं, अर्थात लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों के विषय में वीडियो बनाए हैं। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस विभाजन से कौन सी चीज बन रही है। जैसे द्वितीयक केंद्र, तो देखिए आपको पता ही नहीं द्वितीयक केंद्र कैसे बनता है, कैसे बनता है इसमें। देखिए जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, जो ये मान लीजिए ये क्या है, तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर है ये। फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड होता था है, और डिवाइड होने के बाद ये क्रमशः 3 डिवाइडेशन करता है और 4 केंद्रकों का निर्माण करता है। जो बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वार है, और ये निभाग है, मतलब चलाजा है। ये माइक्रोपाइल और जो है चलाजा। ठीक, तो इधर क्या करते हैं, ये इधर 4 नरयुग्मक बनते हैं और इधर 4 युग्मक बनते हैं, नरयुग्मक नहीं, ये मतलब केंद्रक बनते हैं। तो बीजांड द्वार की ओर 4 केंद्रक और निभाग की ओर अर्थात चलाजा की ओर 4 केंद्रक, तो ये 4 केंद्रक बनते हैं। इन 4 केंद्रकों में से क्या होता है, इन चारों केंद्रकों में से, जैसे मान लीजिए ये 4 केंद्रक हैं, तो इनमें से एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है, बीच में आ जाता है दोनों। मतलब इधर कितने रह जाएंगे, इधर केवल 3 केंद्रक रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, मतलब यहाँ पर 3 रह जाएंगे, और यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 3 केंद्र रह गए। अब इधर इधर से दोनों जगह से, इस साइड से एक और इस साइड से एक, तो
दोनों केंद्रक आकर बीच में मिल जाते हैं और बनाते थे द्वितीय केंद्रक। तो ये होते तो हैं हैप्लॉइड, अर्थात अगुणित होते हैं, लेकिन जब दो केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तो जो केंद्रक बनता है वो 2n बन जाता है, अर्थात डेप्लॉयड हो जाता है। तो द्वितीय केंद्रक आपका कैसा होता है? डेप्लॉयड होता है। ये बात आप समझ गए होंगे द्वितीय केंद्रक के विषय में। ठीक, अब अगला कहता है भ्रूण कोश। तो देखिए जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, ये जो जैसे ये आपका जो बीजांड काय अर्थात जो न्यूक्लियस होता है, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर पहले छोटा रहता है, इसके अंदर एक छोटा सा केंद्रक रहता है। ठीक, फिर क्या करता है, ये आकार में बड़ा हो जाता है और पूरे बीजांड को ये घेर लेता है। ठीक, और इसका केंद्रक बड़ा होकर डिवाइडेशन शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जो ये अंदर का भाग बनता है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा भ्रूण कोश कहलाता है। और ये जो बनता है ये अगुणित होता है, तो हमारा भ्रूण कोश भी कैसा हो जाता है? अगुणित हो जाता है। ये आप वहाँ पर वीडियो जाकर देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस दोनों बताया है मैंने आपका। तो देखिए नर युग्मक अगुणित होता है, तो इसमें नंबर अब जैसे देखिए इसमें बताया गया पत्ती की कोशिकाएं। तो जो पौधा होता है, जो पौधे की जो कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए पत्ती है, तो पत्ती में जो कोशिकाएं होंगी, तो पौधा हमेशा जो भी आवर्तबीजी पौधे होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, डेप्लॉयड होते हैं। तो मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दी गई है 14, यही 14 हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे दी गई? 2n दी गई है। मतलब हमारे द्विगुणित जो गुणसूत्र हैं वो कितने हैं? 14 हैं। तो अगुणित कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक, नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितना होगा? 7, और डिप्लॉयड कितना होगा? 14। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड पता है, तो बस हमें क्रोमोसोम बता देने हैं इनके। ठीक, तो देखते हैं। तो पत्ती में 14 गुणसूत्र हैं, मतलब डिप्लॉयड 14 है। तो नर युग्मक, और नर युग्मक होता कैसा है? अगुणित। ठीक, तो देखिए हमारा अगुणित में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था? 7, और 2n में कितना था? 14। ठीक, तो नर युग्मक अगुणित होता है, तो इसमें कितना क्रोमोसोम हो गया? 7। फिर द्वितीयक केंद्रक कितना होता है? 2n। 2n होता है, तो 2n कितने क्रोमोसोम है हमारे? 14 हैं। ठीक, फिर आपका कहता है भ्रूण भ्रूण कोश कहता है। एक सेकेंड, क्या कहता है आपका? भ्रूण पोष, भ्रूण पोष में। और जैसा कि आप जानते हैं द्वितीयक केंद्र में आपको बता ही चुके हैं द्विगुणित होता है, लेकिन आपका जो भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष आपका कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। पोष मतलब पोषण करने वाला। देखिए जो द्वितीयक केंद्रक होता है बीजांड के अंदर, और जो नरयुग्मक, तो जब नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तो क्या बनता है? भ्रूण पोष केंद्र बनता है 2n + n, अर्थात नरयुग्मक अगुणित होता है और जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो द्विगुणित होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 3n बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये 3 बना था, तो भ्रूण पोष हमारा कैसा हो गया? 3n हो गया। और हमारा n कितना था? n बराबर 7 था। ठीक, 2n बराबर कितना था? 14 था। तो 3n कितना हो जाएगा हमारा? 3n कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। भाई देखिए 3n इंटू 7, n मतलब क्या है? n हमारा कितना है? 7। तो 3n, तो 3 की जगह पर हमने 3 रख दिया, n की जगह कितना रख दिया? 7। तो 3n इंटू 3 इंटू 7, तो कितना हो गया हमारा? 21। तो हमारा क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा सब में? तो नरयुग्मों में कितना हो जाएगा? 7। नरयुग्मों में कितना हो जाएगा? 7, और द्वितीय केंद्रक में 14, और भ्रूणपोष में 21। तो हमारा विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाता है? तो हमारा विकल्प आ सही हो जाता है इसमें। ठीक, अगर आप इनको अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस को कायदे से पढ़िए। वहाँ पर कौन सा विभाजन द्वारा क्या बनता है, उन चित्रों में जो भी चीज़ें बनी हैं उनको बहुत कायदे से देखिए, तभी आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो आप कतई नहीं कर पाएंगे। इसको रट्टा मार ही नहीं सकते। आप सोच ले कि इसको रट्टा मार के हम कर देंगे पेपर में, तो आप कतई नहीं कर सकते। आपको उसको पहले वो दोनों प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगला, एक परागधानी में, एक परागकोश में, अर्थात एक एंथर में परागधानियों, पॉलन सैक की संख्या होती है। तो परागकोश क्या होता है? देखिए जो ऐसी जो संरचना होती है, एक सेकेंड, जो परागकोश आप देखे होंगे, ठीक इस प्रकार से आपका परागकोश होता है। ये आपका परागकोश कैसा? द्विकोष्ठी। देखिए एक कोष्ठक आपका ये, और एक कोष्ठक ये, तो ये आपका द्विकोष्ठी परागकोश होता है। और एक कोष्ठक में इसके 2 परागधानियां होती हैं। तो दोनों कोष्ठक में कितनी हो जाएंगी? 4। 4 परागधानियां हो जाएंगी। दोनों कोष्ठक में कितनी परागधानियां होंगी? 4। लेकिन
ये मोस्टली मोस्टली पौधों में ऐसे होता है, लेकिन कुछ अपवाद पौधे होते हैं, कुछ एक फैमिली है जैसे मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में आपका गुड़हल आ जाता है, कपास आ जाता है। तो मालवेसी जो कुल है आपका कौन सा, मालवेसी फैमिली। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया होगा मालवेसी फैमिली, मालवेसी कुल। ठीक, तो जो मालवेसी कुल होता है, मालवेसी कुल में आपका गुड़हल, कपास ये सब आ जाते हैं। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें एक कोष्ठी परागकोष पाया जाता है। कितना, एक कोष्ठी। तो उसमें केवल 2 परागधानियाँ होती हैं। लेकिन हमको यहाँ पर अपवाद से कोई मतलब नहीं है, जो मोस्टली पाए जाते हैं उनको बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक परागकोष अर्थात एक एंथर में परागकोष क्या, देखिए ये जो संरचना भी बनाई थी, तो ये क्या होता है, ये आपका परागकोष होता है। ये जो संरचना ये क्या है, परागकोष। और परागकोष के अंदर ये गोल गोल जो क्या होता है, परागधानी होती है। ठीक, तो देखते हैं, तो एक परागकोष एक एंथर में परागधानियों अर्थात पॉलन से की संख्या होती है। तो पहला विकल्प आपका है 2, दूसरा है 4, तीसरा है आपका 1 और चौथा है 8। तो अभी आपको बताया था कि एक परागकोष में कितनी परागधानियाँ होती हैं, तो एक परागकोष में 4 परागधानियाँ होती हैं। अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए, मालवेसी कुल को छोड़ दिया जाए, तो आपका विकल्प 22 में सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त परागकोष पाए जाते हैं। तो देखिए संयुक्त परागकोष जो होते हैं किसमें, संयुक्त परागकोष मतलब जुड़े हुए परागकोष, कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए पहला विकल्प इसमें आपका दिया गया है आ, मटर। दूसरा है आपका टाइफा। तीसरा है आपका मक्का और चौथा है सरसों। तो देखिए मटर में भी आपका संयुक्त परागकण नहीं पाया जाता है। ठीक, क्योंकि दाल वाले कुल हैं। टाइफा में पाया जा सकता है। आपका जो तीसरा है मक्का, मक्का में भी नहीं पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधे होता है। आपका दा जो है सरसों, तो सरसों में भी नहीं पाया जाता है, ये ब्रेसिकेसी कुल की ब्रेसिकेसी कुल का पौधा है। ठीक, तो आपका जो विकल्प से सही हो जाता है, वो विकल्प से आपका सही होता है बा। तो जो बा विकल्प है आपका टाइफा, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें, कि संयुक्त परागकण आपके टाइफा में पाए जाते हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 60वां प्रश्न। ठीक, 60 को नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आवरण रहित बीजांड पाया जाता है। आवरण रहित बीजांड पाया जाता है। आवरण रहित जानते हैं बीजांड, जैसे मान लीजिए ये आपका बीजांड है। ठीक, और इस पर ये देखिए आपका वाह्य अध्यावरण या आवरण और अंतः अध्यावरण या आवरण। ठीक, ये दोनों पाए जाते हैं। अगर किसी में दोनों हो ही ना, ये अध्यावरण, वाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण दोनों ना पाए जाए, तो क्या होगा। तो देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसमें आवरण पाए नहीं जाते, मतलब अध्यावरण पाए नहीं जाते। तो देखिए पहला विकल्प आपका क्या दिया है, कैप्सेला में। दूसरा चंदन में। तीसरा सूरजमुखी में। चौथा मटर में। तो देखिए आपको इसमें कौन सा विकल्प सही लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए कैप्सेला मुख्यतः पढ़ ही रहे हैं, कैप्सेला एक द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक, चंदन में जो है आवरण रहित बीजांड पाया जा सकता है। सूरजमुखी में नहीं पाया जाएगा, मटर में भी नहीं पाया जाएगा। तो जो आपका चंदन होता है, जो आपका चंदन होता है, चंदन में आपका जो होता है वो बीजांड जो होता है वो आवरण रहित होता है। जो चंदन वृक्ष है उसका जो बीजांड है वो आवरण रहित होता है, अनटेगमिक होता है। क्या होता है, अनटेगमिक होता है। तो आपका बा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61। ठीक, जब बीजांड व्रंत अर्थात जो बीजांड व्रंत है, जब बीजांड व्रंत अर्थात इंग्लिश से क्या कहेंगे, फ्यूनिकल, लंबा होकर लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है, तो बीजांड का यह प्रकार कहलाता है। मतलब जब बीजांड व्रंत, मतलब आप देखते होंगे, जैसे मैंने आपको सभी सभी के सभी बीजांड व्रंत पढ़ाए, मतलब सभी बीजांड पढ़ाए हैं आपको, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कमर, सभी प्रकार के पढ़ाए हैं। आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए जो बीजांड होता है, जो बीजांड होता है, बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत अगर इतना लंबा हो जाए कि वो पूरे बीजांड को ही घेर ले, ऐसे बीजांड व्रंत को ही घेर ले, तो ऐसे बीजांड को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था, आप उसमें भी पढ़े होंगे। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो पहला विकल्प का है एम्फीट्रोपस, दूसरा है सरसिनोट्रोपस, तीसरा है हेमीट्रोपस, चौथा है एनाट्रोपस। तो जो आपका विकल्प है कौन सा सही है, आप कमेंट करके जरूर बताना हमको। ठीक,
तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है सरसिनोट्रॉपस। जो सरसिनोट्रॉपस का जो सरसिनो टाइप का बीजांड होता है, वो उसका बीजांड फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल होता है उतना लंबा हो जाता है कि पूरे बीजांड को ही घेर लेता है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प जो बा है वो सही हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 62। ठीक, तो 62 प्रश्न क्या कहता है आपका कि भ्रूण कोश में प्रतिबिंब कोशिकाएं स्थित होती हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश है। ठीक, ये मान लेते हैं ये बीजांड है। ठीक, ये बीजांड है आपका, और ये बीजांड द्वार है, और ये आपका जो ऊपर का भाग कहलाता है निभाग कहलाता है। तो जो प्रतिबिंब कोशिकाएं होती हैं वो इस साइड होती हैं, और जो बीजांड द्वार होता है बीजांड द्वार की ओर एक बीच में बड़ी मादा युग्मक, दो सहायक कोशिकाएं। ठीक, दो सहायक, ये दोनों जो होती हैं सहायक कोशिकाएं होती हैं, बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है। तो ये पूछ रहा है आपका प्रतिबिंब कोशिकाएं, तो प्रतिबिंब कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो इधर क्या कहलाता है, ये भाग क्या कहलाता है आपका चलाजा कहलाता है। बीजांड जो आपका निभाग कहलाता है, क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। तो प्रतिबिंब कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहाँ होती हैं, तो आपका पहला विकल्प क्या दिया गया है, निभाग की ओर। दूसरा विकल्प बीजांड द्वार की ओर। तीसरा भ्रूण कोश के मध्य में। और चौथा विकल्प आपका है अंडकोश के समीप। तो इसमें जो आपका विकल्प सही हो जाता है निभाग की ओर। जो निभाग की ओर जो आपका विकल्प दिया गया है वो सही है। ठीक, अगला प्रश्न, परागकण में होते हैं। तो देखिए, जो आपका परागकण होता है, जैसे मान लेते हैं ये परागकण है आपका। परागकण में क्या होते हैं, तो परागकण में जो होता है वो आपको क्या पाया जाता है, परागकण मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है। आप चाहें तो वहां पर जाकर परागकण में देख सकते हैं। ठीक, तो जो आपका परागकण होता है, परागकण में आपका विकल्प कौन सा दिया गया है, पहला विकल्प आपका दिया गया है एक जनन कोशा व एक नलिका कोशा। ठीक, दूसरा विकल्प दिया गया है दो वर्धी कोशिकाएं व एक जनन कोशा। तीसरा विकल्प दिया गया है एक नलिका कोशा व एक नर युग्मक। जो चौथा विकल्प दिया गया है दो नर युग्मक। तो आप जो इसमें विकल्प कौन सा सही है आप बताइए हमको, कि परागकण में स्थित होता है, परागकण में क्या पाया जाता है। देखिए, परागकण जो होता है, परागकण में दो चीजें होती हैं। ठीक, एक होता है आपका जनन कोशा, जर्मिनल सेल। ठीक, और दूसरा होता है नलिका कोशा। ठीक, ये दोनों आगे चलकर एक नलिका कोशा जो होती है ट्यूब सेल आगे चलकर ट्यूब न्यूक्लियस बनाती है, और जो जनन कोशा होती है वो आगे चलकर नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो इसमें आपका जो विकल्प आ है वो सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। जो क्वेश्चन नंबर आपका 64 है वो क्या कहता है, देखिए, नर युग्मक तथा अंड या मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संयोजन करते हैं, मतलब जैसे ये आपका नर युग्मक होता है, मतलब जैसे आपकी ये बीच में मादा युग्मक है, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, और बीच में द्वितीयक केंद्रक, उधर तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो उसमें जो आपके नर युग्मक होते हैं, दोनों नर युग्मक मुक्त होते हैं। तो नर युग्मक जब मादा युग्मक के साथ क्रिया करता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्रिया कर लेता है, तो आपका क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ये क्या बनाता है, जाइगोट। तो ये जाइगोट बनाता है। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन का ही दूसरा नाम होता है उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं, उभय मिश्रण। ठीक, एम्फीमिक्सिस, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो इसमें आपका विकल्प जो होगा वो आपका विकल्प सही हो जाता है, एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कभी कभी भ्रूण का निर्माण जायगोट से ना होकर बीजांड काय या अध्यावरण से हो जाता है। देखिए, जायगोट किससे बनता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, अभी आपको बताया हमने कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो है मिलते हैं तब जायगोट का निर्माण हो जाता है। तो लेकिन अगर जायगोट नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से ना बने, किसी और चीज से बन जाए तो क्या होगा, तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कभी भ्रूण का निर्माण, जो भ्रूण बनेगा वो जायगोट से बनता है। तो भ्रूण का निर्माण जायगोट से ना होकर, जायगोट से हो भ्रूण का निर्माण ही ना हो,
न होकर बीजांडकाय या अध्यावरण से होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका विकल्प पहला कौन सा है इसमें? द्विगुणित बीजाणुता, दूसरा है साधारण भ्रूणता सिंपल एम्ब्रियोनी, तीसरा विकल्प है आपका अपस्थानिक भ्रूणता एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, चौथा है आपका विदलन भ्रूणता क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो देखिए जो आपका विकल्प इसमें सही होगा वो होगा सा विकल्प अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है कि जो भ्रूण बनता है वो जाइगोट से नहीं बनता। जो जाइगोट होता है उस जाइगोट से भ्रूण नहीं बनता। ठीक, जो जाइगोट होता है जाइगोट से भ्रूण नहीं बनता, बल्कि जो भ्रूण बनता है वो किसी अन्य चीज से बन जाता है। तुम्हारा अध्यावरण से बन सकता है बीजांड का, जैसे इसमें दिया गया बीजांडकाय और अध्यावरण, तो इन दोनों से बन सकता है। तो इस प्रकार को कहते हैं अपस्थानिक, मतलब जिस स्थान से बनना चाहिए उस स्थान से नहीं बनता और जहाँ से नहीं बनना चाहिए वहाँ से ये बन जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक मतलब जहाँ से बनना चाहिए वहाँ से ना बनकर किसी और जगह से बन जाए, तो इसे बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक, तो इसमें आपका विकल्प जो सही होता है वो आपका सा विकल्प सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका जो 66 क्वेश्चन है वो है परागकण की बाह्य भित्ति अर्थात एक्साइन तथा अंतःभित्ति अर्थात एंटाइन क्रमशः बनी होती हैं। मतलब जो ये परागकण होता है, ठीक, जो ये परागकण होता है, परागकण में एक एक्साइन होती है, मतलब ये एक्साइन होती है और ये एंटाइन होती है। ठीक, तो एक्साइन और एंटाइन को क्रमशः काहे से मिलकर बनाया, मतलब काहे से मिलकर ये बनी होती है? तो देखिए इसमें विकल्पों का कौन सा दिया गया है? नंबर आ दिया गया है सेलुलोज व काइटिन की, दूसरा विकल्प दिया गया है स्पोरोलेनिन व पेक्टोसेलुलोज की, तीसरा विकल्प है सुबेरिन तथा पेक्टिन की, चौथा विकल्प है क्यूटिन व काइटिन की। तो आप कमेंट करके हमको बताइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो आपको हम बता दें कि जो आपका परागकण होता है, परागकण में जो एक्साइन और एंटाइन होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इन पर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक, क्योंकि अगर परागकण पर ये सुरक्षात्मक आवरण नहीं होंगे दोनों, तो परागकण बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए इस पर जो होता है परागकण पर जो होता है वो आपका स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन की जो होती है वो आपकी एक्साइन होती है और जो पेक्टोसेलुलोज होता है उसकी एंटाइन बनी होती है। ठीक, तो एक्साइन काहे की बनी होती है? स्पोरोलेनिन। आप इसको क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि परागकण की एक्साइन काहे की बनी होती है, तो हम बताएंगे स्पोरोलेनिन की। अगर पूछेगा अंतः भित्ति या एंटाइन काहे की बनी होती है, तो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से जो इसमें आपका विकल्प बा है वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।